नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लो बैक पेन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है? जो पीछे का कमर का जो दर्द होता है, एक बहुत ही कॉमन आजकल एक बीमारी जैसी हो गई है। इसको खैर बीमारी तो नहीं बोलेंगे, इसके बारे में मैं फर्दर वीडियो में डिस्कशन करता जाऊँगा। और ये बहुत ही कॉमन समस्या है कि बहुत सारे लोगों में ये पाई जाती है, चाहे वो यंग पीपल हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बहुत ही वृद्ध हो। एक लो बैक पेन बहुत ही एक कॉमन फाइंडिंग की तरह पूरा सोसाइटी में फैल चुका है और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बैक पेन है, बैक पेन है, बैक पेन है। अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं, क्या होता है ब्लैक बैक पेन, इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या-क्या होते हैं, कैसे इनसे निजात पाई जाए, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। इस चैनल का नाम है क्लिनिकल गुरुजी और मैं हूं डॉक्टर रानू। तो चलिए आज फिर नई टॉपिक आप सब के लिए लेकर आया हूं, वो है लो बैक पेन। तो लो बैक पेन किसे कहा जाता है दोस्तों? जनरली लोग बोलते हैं, अगर लेमन डेफिनेशंस में आप लोगों को समझाया जाए तो लोग को पूछेंगे कि कमर का दर्द जिसे बोला जाता है उसी को बोलते हैं लो बैक पेन। बोलते हैं कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उठने में तकलीफ़ हो रही है, चलने में तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी देर चलने के बाद बैठने में तकलीफ़ हो रही है, रात को सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी आप लोग एक जो लो बैक पेन के जो सिम्टम्स होते हैं, वो एक जो सफ़रर्स होते हैं उनके मुंह से आप लोग सुनेंगे। तो क्या क्या इनकी टाइप्स और वैराइटीज़ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं लो बैक पेन। तो जनरली मोटा मोटी इसको क्लासीफाई किया जाए तो इसको जैसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एक्यूट लो बैक पेन होते हैं, क्रोनिक लो बैक पेन होते हैं। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में आप लोगों को मैं समझाऊं तो एक्यूट लो बैक पेन उसे बोला जाता है जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने से कम हो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर लो बैक पेन की आपकी ड्यूरेशन 3 महीने से कम है तो वो एक्यूट लो बैक पेन के अंतर्गत आती है। अगर लो बैक पेन की आपकी ड्यूरेशन 12 हफ्तों से भी ज़्यादा है, 12 हफ्तों से लगातार आपको लो बैक पेन की समस्याएं हैं, तो उसको क्रोनिक लो बैक पेन भी कहा जाता है। ये तो मोटा मोटी दो किस्म के डेफिनेशंस हो गए। तो अगर और भी इसको डाइवर्स रूप में और थोड़ा डिटेल में समझाया जाए तो थोड़ा मैं एक एक टाइप आप लोगों के समक्ष रखूँगा और थोड़ी बहुत उन सब बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारी कॉजेज़ होते हैं लो बैक पेन के, तो कुछ कुछ कॉजेज़ को हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। एक जो बहुत ही कॉमन पाया जाता है उसको बोलते हैं लंबार पेन। जो लंबा रीज़न होता है, अगर जिन लोगों को थोड़ी बहुत साइंस बैकग्राउंड के वो लोग समझ जाएंगे, हमारा जो ये वर्टिकल रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है, उसे वर्टिकल कॉलम में बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, थोरासिक वर्टिब्रा होते हैं, लंबार वर्टिब्रा भी होते हैं, और उसके बाद सैक्रम होते हैं, कोक्सियल होते हैं। ये सब विभिन्न किस्म के जनरली मोटा मोटी 5 किस्म के वर्टिब्राए पाई जाती है। उसमें से जो लंबर वर्टिब्राए जो होती हैं वो सबसे बड़े और सबसे मजबूत वर्टिब्राए इनको मानी जाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर इनमें इन्फ्लामेशंस हो, अगर इनमें ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाए, अगर इनमें वर्कलोड ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा इनको वेयर एंड टियर का सामना करना पड़े, तो लंबर पेन एसोसिएट होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। जो कि जनरली लॉन्गर सिटिंग आवर्स, जो ऑफिस में टाइम बिताते हैं, जो कि कंप्यूटर के सामने कुर्सी में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनको जिसको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल पाता, या तो उन प्रोफेशनल्स जो बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं। हमारी फील्ड में भी ऐसे सर्जन्स होते हैं, जिस भी फील्ड के सर्जन होते हैं उनको 6-6 घंटे 8 घंटे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग भी इन लंबर बैक पेन के पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों जो मेडिसिन है, क्रोनिक मेडिसिन जो यूज़ हम लोग करते हैं, उससे भी बैक पेन की समस्याएं आ सकती हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लूकोकोर्टिकोइड। जी हाँ, ग्लूकोकोर्टिकोइड कहने का मतलब एस्टेरॉइड जो मेडिकेशन जो भी पेशेंट दूसरी बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है वर्टिब्रा को खा जाना। वर्टिब्रा कमज़ोर हो जाता है, वर्टिब्रा में बोन डीमिनरलाइजेशन होने लगता है, मतलब कैल्शियम का जो परत होता है जिसके कारण हमारी हड्डी मजबूत होती है, वो एस्टेरॉइड बहुत लंबे समय से यूज करते ये इनकी जो हड्डी की जो बहुत एक घनत्व होती है कैल्शियम की, वो पतली होने लगती है। मगर ऐसी बीमारियां होती हैं दोस्तों जिनमें एस्टेरॉइड को देना ही पड़ता है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, और भी ऐसी इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें एस्टेरॉइड देना ही पड़ता है, मगर उसके साथ साथ ये भी कोशिश करनी पड़ती है कि अगर इनका जो कैल्शियम डिमिनरलाइजेशन हुआ है उसको डाइट के माध्यम से अथवा मेडिकेशंस के माध्यम से मेंटेन किया जाए। तीसरा कॉज अगर मैं बात करूँ तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, जिसमें वर्टिब्रा जो होता है दोस्तों, जिसे मैंने बोला रीढ़ की हड्डी, उसका दो पोर्शन होता है, एंटीरियर सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। एंटीरियर सेगमेंट थोड़ा आगे चला जाता है और पोस्टीरियर पीछे का जो भाग होता है वो थोड़ा पीछे ले रह जाता है। अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ तो एक नॉर्मल अलाइनमेंट जो होती है, एक सीधा जो होता है वो सीधा न होकर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसके कारण भी बहुत ही vigorous और बहुत ही ज़्यादा
पेन की तकलीफ हो सकती है। चौथा होता है एक विसरल पेन होता है दोस्तों। विसरल पेन किसे कहा जाता है? अगर कोई भी ऐसी विसरा का स्ट्रक्चर जैसे अपेंडिक्स हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, ऐसे में कोई भी इन्फ्लामेशन या कोई भी तकलीफ है, अगर इसके कारण पेन बाहर रेडिएट हो रहा है तो ये भी तकलीफ इसमें आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए पैनक्रेटाइटिस का कोई मरीज़ है या कोई अपेंडिसाइटिस के मरीज़ हैं, ठीक है, या कोई स्प्लिनिक मैलिग्नेंसी के मरीज़ हैं, तो ऐसे में भी जो भिसरा से एक भिसरा से बैक पेन में ट्रांसफ़र होते हैं। और दूसरे कॉजेज़ के बारे में जैसे बात की जाए तो मैलिग्नेंट कंडीशन जितने भी हो गए, जितने भी कैंसर के पेशेंट हो गए, तो इनमें वर्टिब्रल मेटास्टैसिस बोलते हैं। मत कहने का मतलब ये होता है कि वर्टिब्रा में जो कैंसर का जो मैलिग्नेंट सेल्स होता है वो मेटास्टैसिस करके दोस्तों वहाँ पर चले जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर बोन का जो घनत्व होता है उसको भी बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं। तो ऐसे ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है वर्टिब्रल मेटास्टैसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मुझे पता है कि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें यूज कर रहा हूँ, मगर मैंने कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि जितनी सरल भाषा में आप लोगों को समझाया जाए, आप लोगों को जानकारी हो। अगर इस पेशेंट के बारे में कोई भी मेडिकल पर्सनल अगर तकलीफ़ के बारे में हिस्ट्री लेगा तो बहुत इससे पूछेगा कि तकलीफ़ आपको जैसे बैक पेन होती है, इसका ऑनसेट कब होता है, इसकी शुरुआत कब होती है? जब आप रात को सोते टाइम जाते हैं वहाँ पर होती है, या पर जब आप काम करने लगते हैं वहाँ पर होती है? इसका इंटेंसिटी कहाँ तक पहुँचता है? कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है इसमें? बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त ना करने वाली होती है, या बर्दाश्त करने वाली होती है, ठीक है। उसके बाद ये कोई एसोसिएटेड फीवर से है कि नहीं, इसके कारण कोई फीवर वगैरह भी होती है कि नहीं होती है। और जैसे वेट लॉस पेशेंट का पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके साथ कोई पेशेंट को अनईज जैसी फीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। कहने का मतलब लो बैक पेन से एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स भी पेशेंट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर आप लोगों से पूछेंगे, आपका पूरा प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, तभी एक सरल नतीजे पर यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, लो बैक पेन एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। इसके 50-60 से ज़्यादा कॉजेज़ हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक कॉज को पॉइंट आउट करने के लिए थ्रू इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी बीमारी और भी है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, राइटर सिंड्रोम हो गए, HLA-B27 एंटीजन वगैरह, जैसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से बैक पेन की समस्या हो सकती है। इसमें ज़रूरी होता है कि आप लोगों का प्रॉपर हिस्ट्री लेना, आप लोगों का डाइट प्लान कैसा है, आपका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है। तो सब जानकारी लेने के बावजूद ही हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर पहुंच सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। ये भी टेक्निकल, मगर उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा सिम्टम्स आप लोगों में लो बैक पेन से एसोसिएटेड हो रहे हैं तो इसको कृपया इग्नोर मत कीजिए। जैसे लो बैक पेन है, ठीक है, लो बैक पेन चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में तकलीफ होती है, वो लो बैक पेन है। मगर अगर लो बैक पेन के कारण हाथ में जो झंझनाहट ज़्यादा होना, पैर में झंझनाहट ज़्यादा होना, एक पैर में ज़्यादा फील होना, दूसरे पैर में ज़्यादा महसूस नहीं होना, अगर ऐसे सिम्टम एसोसिएटेड है तो ये गंभीर साइंस इंडिकेशंस हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि नर्व ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। ये जनरली देखा जाता है ट्रॉमेटिक पेशेंट में, जिनका मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और उसमें वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, मान लीजिए वर्टिब्रा थोड़ा बहुत ही कंप्रेस हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उनके बीच से जो स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ होता है वर्टिब्रा के बीच से, वो कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण ऐसे डर्मेटोमल सिम्टम्स देखे जाते हैं। डर्मेटोमल सिम्टम्स कहने का मतलब वही झंझनाहट ज़्यादा महसूस होना, और ये जैसे पेन हो गया, टच हो गया, कोई छूता है तो उतना ज़्यादा महसूस नहीं होना। अगर ये लो बैक पेन से एसोसिएटेड सिम्टम्स है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के साथ सलाह लेनी चाहिए। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप लोगों को तुरंत दिखाने की आवश्यकता है। मे भी उसमें तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट करने की ज़रूरी पड़ सकती है। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो बाद में ये गंभीर भी हो सकती है। तो इसके बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि प्रॉपर हिस्ट्री में बहुत ही एडिक्वेट है। एक्सरे निकालना पड़ सकता है वर्टिब्रल कॉलम का, अपना प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री देना पड़ सकता है आपको मेडिकेशंस जो आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका हिस्ट्री देना पड़ सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? देखिए, ट्रीटमेंट मोटा मोटी एक ही रूप में बता देना, एक ही वीडियो में बता देना कि ये करने से
ट्रीटमेंट करने से आपकी लो बैक पेन की समस्या खत्म हो जाएगी, लंबर बेड लगाने से खत्म हो जाएगी, या कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खाने से खत्म हो जाएगी, या कोई पेन किलर खाने से खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसका रूट कॉज पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़िंदगी भर पेन किलर पर भी नहीं रख सकते हैं, आप ज़िंदगी भर कॉर्टिकोस्टेरॉइड पर भी नहीं रख सकते, और ऑब्वियसली लंबर बेड लगाने में जो तकलीफ़ और झंझट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है तो ये आपको डॉक्टर से बैठ के फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ही कोई निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। अगर एक्यूट लो बैक पेन की कंडीशंस है तो थोड़ा बहुत रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज और थोड़े 2-4 दिनों के लिए पेन किलर यूज करके इम्प्रूवमेंट डॉक्टर की सलाह से देखा जा सकता है। मगर अगर आप क्रोनिक लो बैक पेन के पेशेंट हैं, मान लीजिए 12 हफ्तों से ज़्यादा आपका अगर बैक पेन कंटिन्यू है और आप जितना भी मेडिकेशन यूज़ करते हैं उससे भी कोई ज़्यादा आपको फ़र्क या फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि फर्दर इलेबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन्स हो गया, एमआरआई हो गया, डेक्सा स्कैन हो गया, जैसे जो कि जनरली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में किया जाता है, जहाँ की एक एल्डरली एज में जनरली जो फीमेल एल्डरली पेशेंट जिनका मेनोपॉज हो चुका होता है उनमें बहुत ही कॉमन पाई जाती है ऑस्टियोपोरोटिक, जिसमें भी बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। अगर ऐसे क्रोनिक लो बैक पेन कंडीशन है तो एक प्रॉपर रूट प्लान बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी और आप लोगों ने ये फील किया होगा कि कब आपको डॉक्टर के पास तुरंत सलाह लेने की ज़रूरत है और कब आपको जाना चाहिए, कभी आपको इस बात को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो लो बैक पेन बहुत ही कॉमन है और बहुत कॉमन होने के बावजूद भी इसको उतना ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसको सिर्फ पेन किलर, लंबर बेल्ट और कोई भी फार्मेसी शॉप से इधर उधर का मेडिसिन खाने से भी इसको टाला नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको फर्दर और डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। एक बार आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह जरूर लेनी चाहिए, आपकी समस्या बतानी चाहिए, वो फुल प्रूफ हिस्ट्री आप लोगों से ज़रूर पूछेगा और उसके बाद ही आप लोगों का मैनेजमेंट प्लान होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ती है और आप लोगों के साथ हर एक दिन नई नई वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को जानकारी देने की भी प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।